नमस्कार। आज बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में रंग रसायन या एकांकी संग्रह के नाम से पुस्तक में संकलित उपेंद्र नाथ अश्क की तौलीय एकांकी की समीक्षा करेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी के बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं में बहुत ही सिद्धस्त लेखन कार्य किया है और एकांकी नाटकों के उत्थान की यदि हम बात करें तो इनके उन्नयन में, इनकी प्रगति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी खास बात यह है कि उनका विषय हमेशा मध्यम वर्गीय जीवन रहा है। उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन की वेदना, तड़प, हास्य, व्यंग्य, परिहास आदि को बहुत ही सुंदर मार्मिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी इनमें वो सामर्थ्य है कि वो मध्यम वर्गीय जीवन को बहुत ही व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत कर सकने में सक्षम है। साथ ही एकांकी लिखते समय रंगमंच की जो विशेषताएं हैं उनका वो पूरा ध्यान रखते हैं, जिससे रंगमंच पर अच्छे से एकांकी का मंचन हो सके। तौलीय एकांकी में सारी विशेषताएं, उनके द्वारा जितनी विशेषताएं देखी जाती हैं प्राय वो सारी तौलीय एकांकी में समाहित करने का प्रयास उन्होंने किया है। इस एकांकी में व्यंग्य भी है। आजकल जिस तरह से मध्यम वर्गीय समाज एक दिखावे की ज़िंदगी जीने लग गया है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से व्यंग्य किया है और उस पर्दे को हटाने की कोशिश की है जो मध्यम वर्गीय परिवार अपने हकीकत पर लगा कर रखते हैं। उन्होंने कोशिश की है कि हमें सदैव धरातल पर रहना चाहिए, बनावटी रूप से, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं तो हम मध्यम वर्ग का ही हमें जीवन स्तर, आचार विचार रखने चाहिए। जी रहे हैं हम मध्यम वर्ग में और आचार विचार हमारे उच्च वर्ग के, तो निश्चित रूप से जीवन में परेशानियां आती हैं। इन सब बातों को इस एकांकी में उठाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। तौलीय एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की एक सामाजिक पारिवारिक एकांकी है। आजकल के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के युग में घरेलू जीवन की छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मध्यम वर्ग के परिवार में उच्च वर्गों के संस्कार से अनेक बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसमें अनजाने में ही परिवार की जो सुख शांति है वो नष्ट हो जाती है। कभी कभी ये संस्कार मन में इतनी गहराई से पैठ कर जाते हैं या यूं बैठ जाते हैं कि चाह कर भी मनुष्य उनमें सुधार नहीं कर पाता। प्रस्तुत एकांकी में ऐसी ही साधारण सी छोटी सी समस्या को लेकर पारिवारिक जीवन की एक झलक, एक झांकी प्रस्तुत की गई है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है एक तौलिए के माध्यम से या एक सनक के माध्यम से कि एक छोटी सी बात भी किस तरह से परिवार में समस्या बन सकती है और संबंधों में जो एक मिठास होनी चाहिए, संबंधों में जो गहराई होनी चाहिए, उनको कहाँ टूटन के कगार पर ले आती है। पति पत्नी की वैचारिक विषमता और भिन्न भिन्न जीवन दृष्टिकोण को लेकर एकांकीकार ने बहुत सुंदर नाटकीय कथा की सृष्टि की है। शिष्टाचार और स्वच्छता की सनक रखने वाला व्यक्ति जिंदगी को पूरी तरह से जी नहीं पाता। इस एकांकी का मूल कथ्य यही है कि शिष्टाचार और स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन मध्यम मार्ग को लेते हुए। सनक यदि अंदर है स्वच्छता के और शिष्टाचार के, तो वो पूरा जीवन
उस सनक के चलते ढंग से अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। यहाँ जो एकांकी प्रस्तुत की गई है उसके यदि हम कथानक में जाएं तो बसंत नाम का जो इस एकांकी का प्रमुख पात्र है उसी पर कथा का विस्तार करने की कोशिश की है। बसंत ये मानता है कि तौलिए का प्रयोग कई व्यक्ति कर सकते हैं। इन घर में एक तौलिया हो और उसकी साफ सफाई होती रहे और उसको एक से ज़्यादा व्यक्ति भी यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो उस तौलिए का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि उसकी पत्नी मधु सफाई के सिद्धांत से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तौलिया रखना चाहती है। उसका यह मानना है कि हर व्यक्ति का अपना अलग तौलिया होना चाहिए। दृश्य में बसंत हजामत यानी बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, कटिंग कहते हैं, तो हजामत बनाकर मदन के तौलिए से मुंह पोंछने लगता है। मधु उसे दूसरे के तौलिए के प्रयोग से रोकते हैं। दोनों में विवाद छिड़ जाता है। बसंत का कहना है कि ऐसे शिष्टाचार से जीवन का सुख और पारस्परिक प्रेम कम हो जाता है। यानी ये शिष्टाचार भी क्या काम का, जिसके अंदर हमारा जो आपसी जो जीवन है, आपसी जो सामंजस्य तालमेल है, आपसी जो प्रेम है, वो इन छोटी छोटी बातों से कम होता जाता है। ये शिष्टाचार मात्र एक ढोंग या दिखावा है। बीमारियों से सुरक्षा केवल सफाई से नहीं बल्कि शरीर और मन की भीतरी शक्तियों से होती है। ये विचार बसंत का है। बसंत का ये मानना है कि शारीरिक रूप से यदि व्यक्ति मजबूत है और मानसिक रूप से उसके यदि विचार मजबूत हैं, अच्छे विचार हैं, तो वो ज़्यादातर बीमारियों से लड़ लेता है। फिर वो उदाहरण देते हैं कि बचपन से वे 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते थे। यानी घर में एक तौलिया हुआ करता था, 6 जने नहाते थे उससे और किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। वह बताता है कि मधु के आने से पहले वह अपने मित्रों से सर्दियों के दिनों में एक ही चारपाई पर बैठकर घुटनों तक रजाई ओढ़े बातें करता रहता था। यानी पाँव पर एक रजाई डाल लेते थे और मित्र मंडली उसमें बैठी रहती थी। अब वे मित्र अलग अलग अपरिचितों से कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। अब घर में जब से शिष्टाचार का ये जो वातावरण बना है, तो जब भी वो मित्र घर आते हैं तो रजाई में लिहाफ में वो इस तरह से नहीं बैठ सकते। तो अब ऐसा लगने लगा है कि वो मित्र अब अपरिचित नजर आने लगे हैं और इससे बसंत का मानना है कि आत्मीयता जो होती है, जो एक प्रेम की जो गहराई है, वो समाप्त हो जाती है। मधु इसे गंदी आदत मानती है। किस तरह से बैठना और ये तरीका जो है ये बिल्कुल गंदा है। वह दूसरे के तौलिया का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझती है। वह अपने बिस्तर पर किसी को पाँव भी नहीं रखने देती। ये विवाद इतना बढ़ता है कि पति पत्नी में कटुता पैदा हो जाती है। मधु अपने पिता के घर जाने को तैयार हो जाती है। उसी समय बसंत को अपने कार्यालय में किसी विशेष काम से 2 महीने के लिए बनारस जाना पड़ता है। यानी वो घर से दूर चला जाता है 2 महीने के लिए। यहाँ कथानक में एक नाटकीय मोड़ उत्पन्न होता है। यहाँ तक घटना दिखाई गई है कि तौलिए को लेकर इस तरह से विवाद होता है और विवाद में जो ही मधु अपने पिता के यानी पीहर जाने को तैयार होती है, उसी समय एक सूचना आती है कि अब बनारस जाना पड़ेगा बसंत को। तो यहाँ घटना अब अलग रूप में, यहाँ तक घटना घटित होने के बाद एक मोड़ दिया है। मधु समझती है कि उसका पति उससे नाराज होकर चला गया है, इसलिए वह अपनी आदतों को बदलना चाहती है। अब वो पुनर्विचार करती है, खुद पर वो सोचती है कि मेरी आए दिन की इस तरह की ये जो टोका टाकी है ठीक नहीं है, और फिर वो कोशिश करती है कि अब मैं बदलूंगी। उसे कुछ सफलता भी मिलती है। इस परिवर्तन को दूसरे दृश्य में मधु की बचपन की सहेलियां चिंतो और शूरो, बचपन की जो 2 सहेलियां हैं चिंतो और शूरो, वो घर आ जाती हैं और आने के बाद में आपस में
सखी सहेलियाँ जिस तरह से बातचीत करती हैं, उस बातचीत को, उस वार्तालाप को इस एकांकी के माध्यम से दिखाया गया है। दोनों सहेलियाँ मधु की चारपाई पर एक साथ ही बैठकर बातें करती हैं, वहीं चाय पीती हैं और एक ही तौलिए से मुंह पोंछती हैं। यहाँ यह गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि एक ही तौलिए से सारी मुंह पोंछ लेती हैं। और उसी समय बसंत आ जाता है। मधु के स्वभाव परिवर्तन से वह बहुत प्रसन्न होता है, उसे खुशी होती है। वह मधु से प्रेमपूर्ण बातें करता है। मधु समझ जाती है कि उसका पति तो उससे बिल्कुल नाराज नहीं है। अतः वह फिर उसकी जो पुरानी सनक है अंदर दबी हुई, वो वापस जग जाती है और पति पत्नी में फिर से तौलिए को लेकर विवाद छिड़ जाता है और इसी विषय पर एकांकी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब, या एकांकीकार ने जो खास बात दिखाई है वो ये कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों से परिवार के अंदर, पति पत्नी के अंदर या और किसी भी सदस्य के अंदर जो एक सामंजस्य, तालमेल, प्रेम होना चाहिए, वो खत्म होता है, समाप्त होता है। अब यदि इस एकांकी को अभिनय की दृष्टि से हम देखें तो इसकी जो कथावस्तु है उसमें यथार्थ दिखाने की कोशिश की गई है। और उपेंद्र नाथ अश्क की यही विशेषता है कि वो अपने जीवन के अनुभवों को एकांकियों के माध्यम से परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तौलिए का जो कथानक है उसमें उसके अंत में मधु के चरित्र कुछ जैसा का तैसा हो जाने में नाट्य की सुंदरता को दिखाया गया है। एकांकी में संकलन त्रय पर बहुत जोर दिया जाता है, यानी देश, कार्य और स्थान। देश और कार्य का जो निर्वाह होना चाहिए वो इस एकांकी में है। कथानक एक ही ड्राइंग रूम में घटित हुआ है। एकांकी में 2 दृश्य हैं जिनमें 2 महीने का अंतराल जरूर दिखाया गया है, किंतु कथा इस ढंग से बनाई गई है, इस कुशलता से बनाई गई है कि वो जो बीच का अंतराल है वो कहीं घटना के रूप में आगे नहीं आता। अभिनेता जिसको हम कहते हैं नाटकीयता, उसकी दृष्टि से ये अच्छी एकांकी है। इसके जो संवाद हैं वो छोटे छोटे हैं, स्वाभाविक हैं और जिस तरह का पात्र है उसी तरह का उसका संवाद है। एकांकी के चरित्रों की यदि हम बात करें तो मधु और बसंत 2 इसमें जीवंत पात्र हैं या मुख्य पात्र हैं और दोनों का जो चरित्र है उसको मनोवैज्ञानिक रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरफ मधु उच्च वर्ग के संस्कारों से पीड़ित है या यूं कहें कि पोषित है। सफाई के संस्कार उसमें सनक की सीमा तक पहुंचे हुए हैं। वह अपने पति की इच्छा अनुसार वह अपने को बदलने का प्रयास तो करती है किंतु बदल नहीं पाती है। नाटक के अंत में मधु के चरित्र से इसी सत्य की ओर संकेत किया गया है। बसंत खुली और आडंबरहीन जिंदगी जीने वाला पात्र है। बसंत ये चाहता है कि ये जो जीवन में जो दिखावा है एक आडंबर है, ऐसा आडंबर ठीक नहीं है, उसमें किसी सनक के प्रति विश्वास नहीं। एकांकीकार ने इस एकांकी के द्वारा ये व्यक्त किया है, ये दिखाया है कि अपनों को सनक में बांधने से जीवन की जो अंदर छुपी हुई जो खुशियां हैं उससे उसे वंचित कर दिया जाता है और इसी तरह से फिर जिंदगी निकल जाती है। और जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बार बार में नहीं मिलता। इसको जितनी खुशी से, जितने आनंद से जी लिया जाए उतना ही कम है। धन्यवाद।